नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी खबर आरा से, जहां पर जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बहिया के धोबिया मोहल्ले की घटना है। बच्चों के ऊपर गिरी थी बाउंड्री वॉल। आपको बता दें कि जर्जर बाउंड्री वॉल को लेकर कई लोगों ने कई बार शिकायत भी कर चुके थे। इसके बाद भी उस जर्जर दीवार को ठीक नहीं कराया गया और आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बहिया के धोबिया मोहल्ले की ये घटना है। बच्चे जब खेल रहे थे उसी दौरान जर्जर दीवार उनके ऊपर गिर गई और 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। जना रहे भैया, हमारे घर के परिवार सब रहे, हम गाड़ी चलाओ नहीं आए तो क्या पता चला? हमारे नहीं तो हमारे लड़के डेट रहे भैया। कैसे हुआ है पता चला होगा ना? तो भैया वो दीवार गिर गए, हमारे लड़के भाई। कितना उम्र था लड़का? 3 साल। और भी घटना हुई किसी के बच्चे के साथ? वो हमारे भाई बगल में लड़का वो करेगा लड़का। दीवार लोग खड़ा किया था आनंद फानन में, और ये दीवार मतलब मजबूत दीवार नहीं था। इसको बच्चे यहाँ पर खेल रहे और खेलने के बाद दीवार गिर गई। यहाँ पर 3 बच्चे घायल हैं, जिसमें 2 बच्चे गुजर चुके हैं। एक बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है और यहाँ माहौल जो है गमगीन है। और अगली खबर जो है वो रोहतास से है, जहां धान रोपनी के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और ये फायरिंग की घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि बहरिया थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें धान की रोपनी के दौरान फायरिंग हो रही है। वायरल वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्ष से 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के भाई से जमीन लिखवाई थी और उस पर खेती कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। जब धान की रोपनी की जा रही थी तो एक पक्ष ने विरोध किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। खेत के मैटर है। मेरे भाई से खेत लिखवाया है। बड़ियारी सर खिला पिला कर जमीन ये लोग लिखवाए हैं 2023 में, जो कि मेरा खानदानी जमीन है सर। गोली काहे चल रहा था? गोली रोपनी धान रोपा रहा था, इसीलिए वो लोग गोली चला रहा था मर्डर करने के लिए। और एक अच्छी खबर, वंदे मातरम पोस्ट कार्ड अब स्पेस में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा लिखा हुआ ये पोस्ट कार्ड अब स्पेस में उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि कुछ देर में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 टेस्ट फ्लाइट 1 लॉन्च किया जाएगा। इसी फ्लाइट के साथ पीएम का पोस्ट कार्ड भी जाएगा। तो वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने अपने हाथ से इस पोस्ट कार्ड को लिखा है। कुछ ही देरों में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है और यहीं से वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि पोस्ट कार्ड जो लिखा गया है वो पीएम मोदी ने खुद से लिखा है इस पोस्ट कार्ड को, और अब कुछ ही देर में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस फ्लाइट के साथ पीएम का पोस्ट कार्ड जो है वो स्पेस में चला जाएगा। कुछ ही देरों में वंदे मातरम पोस्ट कार्ड की ये उड़ान जो है वो स्पेस में भरेगा। तो देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होगा और इसके साथ ही वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। कुछ ही देरों में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से इसे भेजा जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा और विक्रम 1 टेस्ट फ्लाइट 1 लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। कुछ ही देरों का इंतजार और इसके बाद वंदे मातरम पोस्ट कार्ड स्पेस में चला जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने हाथों से इस पोस्ट कार्ड को लिखा है और कुछ ही देरों में इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होगा और इसी लॉन्च के साथ ही वंदे मातरम जो पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से लिखा है उसे स्पेस में भेजा जाएगा। तो श्रीहरिकोटा की ये तस्वीरें कुछ ही देरों में सतीश धवन स्पेस सेंटर से वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस सेंटर में उड़ान भरेगा। विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट 1 लॉन्च किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लिखा हुआ पोस्ट कार्ड वंदे मातरम का ये पोस्ट कार्ड स्पेस में चला जाएगा। देश का पहला ये प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में रचा जाएगा एक नया इतिहास और इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें वंदे मातरम पोस्ट कार्ड को आज स्पेस में इस उड़ान के जरिए भेजा जाएगा स्पेस में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 की लॉन्चिंग होने जा रही है। कुछ ही देरों में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जहां पर ये इतिहास लिखा जाएगा। वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। कुछ ही देरों का इंतज़ार है और इसके बाद इसे स्पेस में भेज दिया जाएगा। तो देश का पहला प्राइवेट जेट है विक्रम-1 जिसे लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसे एरोस्पेस के लिए शुभकामनाएं भी दी है। विक्रम-1 की सफलता के लिए पीएम ने शुभकामनाएं दी है। तो ये तस्वीरें कुछ ही देर में विक्रम-1 की लॉन्चिंग और इस लॉन्चिंग के साथ एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास ये रचा जाएगा कि वंदे मातरम का पोस्ट कार्ड स्पेस में भेजा जाएगा। इस वंदे मातरम पोस्ट कार्ड को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लिखा है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी है। कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 की लॉन्चिंग होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रम-1 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। कुछ ही देरों में विक्रम-1 की सफलता के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। पहला ये देश का प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए शुभकामनाएं दी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम पोस्ट कार्ड भी स्पेस में इसी के जरिए भेजा जाएगा। विक्रम-1 की सफलता के लिए पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही देरों के बाद श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने को बेताब है। अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा के द्वारा इसे भेजा जाएगा। विक्रम-1 की लॉन्चिंग होगी और इस लॉन्चिंग के साथ ही वंदे मातरम पोस्ट कार्ड को इसी स्पेस के जरिए भेजा जाएगा। कुछ ही देरों का इंतज़ार और फिर एक नया इतिहास। तो कुछ ही देरों का ये इंतज़ार है जहां एक नया इतिहास लिखा जाएगा। काउंटडाउन फिलहाल शुरू हो चुका है और इसके बाद विक्रम-1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें इसकी ऊंचाई लगभग 23 मीटर है। इसकी व्यास की बात करें तो 1.7 मीटर है और थोड़ी ही देर में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो थोड़ी देर में रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च होगा और इसकी जो क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। इंजन की बात करें तो 3D इंजन है, मतलब अत्याधुनिक है ये पूरी तरह से। और ये आपको बता दें कि पृथ्वी की कक्ष तक जाने में इसे 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। कुछ ही देरों में ये प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। लॉन्चिंग की काउंटडाउन फिलहाल कुछ ही देरों में शुरू हो जाएगा। So we have to carry our own bottles of oxidizers and fuel, and once the rocket is ignited and it's on its way to the
entire flight. The propellant is expelled, and when the stage gets burned out, it's also thrown away or jettisoned. So that is why rocket keeps accelerating, because there is less and less mass to push. तो वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आज स्पेस में उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री द्वारा लिखा हुआ ये पोस्ट कार्ड इसी श्रीहरिकोटा के विक्रम वन से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। एक्सपर्ट ट्वीट कर उन्होंने दिया है। ये मेक इन इंडिया का ये पहला स्पेस है और देश का पहला ये प्राइवेट रॉकेट विक्रम वन इसे लॉन्च किया जाएगा और इसी लॉन्च के साथ वंदे मातरम का पोस्ट कार्ड इसी के साथ भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, अंतरिक्ष में ये इतिहास रचा जाएगा। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये ऐतिहासिक नई शुरुआत है। आज कुछ ही देरों में स्पाइस रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम वन का पहला ऑर्बिटर लॉन्च करेगा। यह 4 चरण वाला रॉकेट तेजी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दर्शाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह भी दिखाता है इससे कि हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार, इनोवेशन और उद्यम के लिए एक नया अवसर खोल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इस रॉकेट को बनाया गया है। सफल लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को मेरी शुभकामना है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, विक्रम वन की ऊंचाई छुए, इतिहास रचे और इनोवेटिव की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करे। इसके लिए मैं सभी भारतवासियों, खासकर अपने युवा दोस्तों से आग्रह करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक मिशन को देखें और विक्रम वन का इस्तेमाल करके टीम स्काई रूट को सफलता के लिए शुभकामना दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इन चीज़ों का जिक्र किया है कि किस तरह से भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, ये एक ऐतिहासिक और नई शुरुआत है। कुछ ही दिनों में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। स्काई रूट एयरस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किया गया है और इसे विक्रम वन का ये पहला ऑर्बिटर लॉन्च करेगा। इसे 4 चरण वाला रॉकेट तेजी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। यह मिशन हमारे तो प्राइवेट रॉकेट विक्रम वन की लॉन्चिंग में देरी, और ये बड़ी खबर आ रही है कि लॉन्चिंग में देरी हो रही है। प्राइवेट रॉकेट विक्रम वन की लॉन्चिंग में देरी हो रही है, ये खबर भी सामने आ रही है। कुछ ही देर में विक्रम वन की लॉन्चिंग होगी। और इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। हम आपको दिखाएंगे ऐतिहासिक पल और क्षण के गवाह आप भी बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक खबर का जिक्र करें जो कि तमिलनाडु से है, जहां एक प्राइवेट बस में आग लगी है। इस बस में लगभग 23 यात्री सवार थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बस दू कर जली है। तमिलनाडु के पेलम्बरूर में चेन्नई से मदुरई जा रही एक प्राइवेट बस में ये आग लगी है। हादसा चेन्नई तिरुचिरापल्ली नेशनल हाईवे पर के पास हुआ है। बस में 23 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोक दी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है। फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बस में भीषण आग लगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को उस बस से बाहर निकाल लिया गया। 23 यात्री बताया जा रहा है कि इस बस में सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को हादसे से पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमिलनाडु के चेन्नई मदुरई जा रही थी ये प्राइवेट बस और उसके बाद इसमें आग लगी।
और सम्राट सरकार का 100 दिन पूरा होने वाला है और इसको लेकर के सभी विभागों की तरफ से अपनी समीक्षा की जा रही है, उसका लेखा जोखा भी रखा जा रहा है। तो सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे होने के बाद अब सभी मंत्री अपने अपने विभागों के जो लेखा जोखा है वो रख रहे हैं, उपलब्धियां और लक्ष्य गिनाने में लगे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल ने भी अपने 5 प्राथमिकता गिनाई है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से 30,000 भूमिहीन परिवारों को भूमि दी जाएगी, जमीन दी जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मिल सके। साथ ही विभाग में पारदर्शिता लाकर काम किया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। विभाग ने अपनी 5 प्राथमिकताएं तय की है। हमारी पहली प्राथमिकता है भूमिहीन को बासगित पर्चा देकर और उन्हें जमीन देना। जो फंडामेंटल राइट है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और बेघर हैं। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है कि कोई भी भूमिहीन नहीं रहे, और इसलिए हमने फैसला लिया है कि 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम 30,000 भूमिहीन परिवार को बासगित पर्चा देंगे और बाद में उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको बेघर को घर भी देने का काम करेंगे। हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकार के जमीन है, सरकारी जमीन है, लाखों एकड़ जमीन है। अगर आप गोपालगंज में बैकुंठपुर और सिधवालिया की बात लीजिए, करीब 14,000 एकड़ सरकार की जमीन है और सरकार को पता ही नहीं है। यानी ऐसे लाखों एकड़ जमीन है सरकार के, जो या तो अतिक्रमण के शिकार हैं, या सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, या फिर हेराफेरी के दूसरे लोगों ने अपने नाम करवा लिया है। हमने टारगेट बनाया है कि हम सभी सरकारी जमीन को चिन्हित करके और इस लाखों एकड़ जमीन को और लैंड बैंक के तहत हम उसमें जो है इसको जमाबंदी करेंगे और सरकार के नाम पर इस चीज को हम लाने का काम करेंगे। तीसरी प्राथमिकता है कि राजस्व विभाग के अंदर एक पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग बनाना। इसीलिए हमने करीब 360 पदाधिकारी का स्थानांतरण किया और 3268 जो राजस्व कर्मचारी हमारे बिहार में हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से एक जगह जमे हुए थे, एक साथ हमने सभी कर्मचारी को दूसरे जगह स्थानांतरित किया है और पारदर्शिता लाने का और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग बनाने का जो है हमने ठाना है। हमारी चौथी प्राथमिकता है राजस्व विभाग का कि हम आज जो लोगों को, रैयत को, करीब 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी बिहार का है और 4.5 करोड़ के आसपास जो है हमारे परिवार रैयत जो हैं राजस्व विभाग में, जिनका की जमीन का म्यूटेशन है, जमाबंदी है, तो उनके काम में पारदर्शिता लाने के लिए हमने सारे सिस्टम ऑनलाइन कर दिए। अब राजस्व विभाग में एक भी काम ऑफलाइन नहीं होता है, चाहे परिमार्जन हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे किसी भी तरह का जमाबंदी हो, अतिक्रमण मुक्त कराना हो, सभी ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ विभाग को आगे बढ़ाना हमारा जो है ये टारगेट है, हमारी प्राथमिकता है। और 5वीं प्राथमिकता है कि मंत्री ईमानदार, मंत्रालय ईमानदार, तो सिस्टम को भी ईमानदार होना होगा। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर संशय है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जी ने शायद नेता प्रतिपक्ष का नया मॉडल बना दिया है। बिहार में राजनीति, विदेश में छुट्टियां और विधानसभा से दूरी। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सदन से गायब रहना जनता के विश्वास का अपमान है। बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष विदेश में होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तेजस्वी जी की खोज वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी फोबिया की राजनीति कब तक करते रहेंगे। उनको ये बताना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बिहार की जनता के विश्वास, बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी जी बसते हैं और तेजस्वी जी
बिहार की राजनीति की धुरी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू एनडीए के नेता तेजस्वी जी की कहीं ना कहीं खोज में ही रहते हैं। तो तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसको लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी निशाना साधा है और पूछा है कि तेजस्वी यादव कहां हैं। उनके पार्टी भी अब नहीं बता पा रही है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र में शामिल होंगे या नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के घटते जनाधार और विश्वसनीयता के लिए खुद तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी अब ये नहीं बता पा रही है कि वे मानसून सत्र में शामिल होंगे या नहीं। लोग भी पूछने लगे हैं कि कहां है तेजस्वी। विधानमंडल का सत्र परसों शुरू हो रहा। दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। न चुनाव में दिख रहे हैं, न विधान मंडल के आयोजित होने वाले सत्र को लेकर उनकी पार्टी आश्वस्त कर पा रही है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो रहेंगे या नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी तो घूम के आ गए। ये तेजस्वी यादव जी अभी तक घूम ही रहे हैं। ये बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेले घूम रही है। नेता के तौर पर वो यूरोप घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट तो आउट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने ऊपर हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भी नहीं आए हैं। और अगली बड़ी खबर आरा से है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला किया है। बता दें आपको को कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला कर दिया है। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है। जब कारोबारी होटल बंद कर घर लौट रहे थे, तभी नकाबपोश अपराधियों ने बाइक रोककर फायरिंग की और कारोबारी अरविंद कुमार के गले से सोने की चेन, झोले में रखा कैश लूट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा और कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है, जब कारोबारी अपना होटल बंद करके घर जा रहे थे। उसी दौरान इन बदमाशों ने फायरिंग की। अपराधियों ने पहले बाइक से आए और होटल कारोबारी को रोका, कारोबारियों से लूटपाट की और फिर फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे कि हम लोग का रेगुलर जो टाइम है 11 साढ़े 11 के अप्रॉक्स, तो वो हम लोग जा रहे थे और कल हम लोग का 11:50 हो गया था, लगभग 12 बजे के लगभग। और रास्ते में ही 6 से 7 जो नकाबपोश टाइप का बदमाश था लोग, अचानक से आके फायरिंग वायरिंग करना चालू किया और छीन छोड़ में मेरा चैन और जो कैश था मेरे मित्र के पास, मतलब मेरा अभिषेक जो है उसके पास जो कैश था वो लेके भाग गया। और अचानक 4-5 फायरिंग हुआ तो हम लोग भी घबरा गए। हम लोग पहचान नहीं पाए कि कौन था, मगर इतना गिनती है कि 6 लोग थे, कंफर्म थे कि 6 लोग हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, बेखौफ अपराधियों का ये तांडव देखने को मिला है। 3 होटल कारोबारियों के साथ यहाँ पर लूटपाट और फिर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया है। इन अपराधियों की पहचान को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? नंबर 8 स्थित काली मंदिर के समीप से जुड़ा हुआ है, जहाँ की जो होटल कारोबारी है उनका कोइलवर के शहीद कपिल देव चौक पर वहाँ होटल है, जहाँ से कि वो होटल बंद करने के बाद मध्य रात्रि में अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर जा रहे थे। तभी हथियारबंद लोगों के द्वारा अचानक उनको रोक दिया गया और इस दौरान उन लोगों को टारगेट करके फायरिंग करने की बात सामने आ रही है, जिसका आरोप होटल कारोबारियों ने लगाया है।
और घटना को लेकर के एक तरह से कहें तो जो कारोबारी है वो लोग काफी डर गए और भागने लगे। इस दौरान उन लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की और इस दौरान होटल कारोबारियों के पास से रखे पैसे एवं अन्य आभूषण में लूट लिए अपराधी और उसके बाद हमला करने के बाद फरार हो गया। हालांकि घटना को लेकर के तुरंत मौके पर जो है स्थानीय कोइलवर थाना पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी है उसको खंगाला जा रहा है। घटना के बाद वहां पर पहुंची पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है और ये फायरिंग की जो घटना हुई है उसके बाद आसपास के जो लोग हैं काफी दहशत में हैं। उनका कहना है कि जो अपराधी हैं वो घटना को अंजाम देने के बाद सीधे नदी में यानी सोन नदी में चले जाते हैं, जिससे उनका कोई पता नहीं चल पाता है। हालांकि घटना के बाद जो होटल कारोबारी हैं काफी डरे सहमे उन लोगों ने आवेदन कोइलवर थाने में दिया है, जिसके बाद FIR करके पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, टावर डंप किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरह से टारगेट करके उन लोगों को फायरिंग किया गया, अगर गोली लग जाती तो शायद बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। निश्चित तौर पर यह बेखौफ अपराधी, ऐसे में जरूरत है पुलिस इन अपराधियों की पहचान करे और इन पर कार्रवाई के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।